हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है पढ़ने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर अवेंजर बैच, जिसमें आपके घर पे 7 बुक्स आने वाली हैं, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है और नया बैच जो है वो नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। एंड क्लैट 2025 के लिए हमारा विजेता बैच जो है वो भी 1 तारीख से शुरू हो रहा है। 2 इयर्स का फीस ओनली 32,999 रुपीज़ है। प्लस अगर आप एनएलसेट की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। इसका भी नया बैच 1 तारीख से शुरू होने वाला है। इसमें भी सारे फीचर्स हैं, 7 किताबें हैं, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज की डिटेल वहां पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो देखो आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले ना आज का इंडियन एक्सप्रेस का ये फ्रंट पेज है। देखो 26 जुलाई आज की डेट है और आज की डेट को हम एज ए कारगिल दिवस की तरह मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आपको सभी को पता होगा कि 1999 में हमने जो है पाकिस्तान को इस दिन हराया था और उसके बाद से इसको कारगिल दिवस की तरह देखा जाने लगा है। देखिए, जो 1999 का युद्ध हुआ था वो एक काफ़ी रिलेवेंट जीत थी भारत के लिए, क्योंकि जो टाइगर हिल्स का जो वो बैटल था उसमें ना पाकिस्तान ऊपर बैठा हुआ था, मतलब उनके पास एज था कंपेरेटिवली टू द इंडियन सोल्जर्स, बट हमारे देश के जवानों ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करते हुए उस जगह को कैप्चर किया था। इनका नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कैप्टन विक्रम बत्रा, और वो दिल मांगे मोर या मूवी का ही सिर्फ डायलॉग नहीं है, इट्स एक्चुअल हिज डायलॉग जो इन्होंने बोला था उस समय, और उस युद्ध में ये शहीद हो गए थे। आप सभी लोगों ने शेरशाह मूवी देखी होगी तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो कारगिल दिवस 1999 से स्टार्ट हुआ है 26 जुलाई को, चूँकि हमने युद्ध जीता था एंड दिस इज अबाउट कारगिल दिवस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली आज की न्यूज़ है, अपोजिशन प्लान्स नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी जी गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपोजिशन जो है वो नो ट्रस्ट मोशन पास करने का सोच रही है। तो पहले हम समझते हैं कि सर ये नो ट्रस्ट मोशन क्या होता है, और फिर ये न्यूज़ है। न्यूज़ आपके काम की नहीं है, आपके काम की है नो ट्रस्ट मोशन क्या होता है, कैसे होता है, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि नो ट्रस्ट से आप क्या मीनिंग समझ रहे हो। मतलब अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपसे कहूँ तो नो ट्रस्ट का क्या मतलब है। अगर मैं बोलूँ कि स्टूडेंट्स का नो ट्रस्ट हो गया है मेरे ऊपर, या स्टूडेंट्स मेरे अगेंस्ट में नो ट्रस्ट फील कर रहे हैं, मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट, यही है ना। नो ट्रस्ट का मतलब क्या निकल रहा है, लैक ऑफ ट्रस्ट। तो व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, वही चीज है नो ट्रस्ट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि यार कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है सरकार के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, क्या चीजें होती हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, A council of ministers is collectively responsible to the legislative assembly and it remains in office till it enjoy the confidence of majority. ठीक है, therefore a motion of no confidence is moved to remove the council of ministers and to remove the government from the office. ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया कि जो प्रेजेंट सरकार है उसको ऑफिस से हटाने के लिए, ऑफिस बेरर्स को हटाने के लिए ये मोशन पास किया जाता है। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर वो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को खत्म हटना पड़ेगा। तो ये वाली चीज है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, देखो कोई भी चीज पढ़ो ना तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ो, प्लस ये भी दिमाग में डालो कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो देखो यहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखोगे, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha and as per Article 164, the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the state. तो अगर यहाँ पे तो वैसे आप देख रहे हो कि पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो आप इसको आप अभी यहाँ पे आर्टिकल 75 वाला मान सकते हो, बट अगर कहीं स्टेट की बात हो तो आर्टिकल 164 वाली चीज रहेगी। ठीक है, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा का जो रूल 198 है, इट स्पेसिफाइज द प्रोसीजर फॉर अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे 3-4 चीजें देखी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिखा है आर्टिकल 75, आर्टिकल 164, प्लस लोकसभा का जो रूल 198 है, ये भी पूरा प्रोसीजर बताता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद
प्रोसेस क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और भी इसके बारे में कुछ फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पेन ले लेता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा समझने में सही रहेगा। तो अ गवर्नमेंट अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ओ भाई सॉरी गाइस, सॉरी, एक सेकेंड दो यार बस, पेन तो मैंने यही लिया था, आई डोंट नो व्हाई। गवर्नमेंट अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा अंडर आर्टिकल सॉरी राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है, मतलब ये है। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो इसमें बहुत बार ना ऐसे स्टेटमेंट्स भी क्वेश्चन में आ जाते हैं कि क्या इसमें से सही है, क्या इसमें से गलत है, या इनमें से कौन सी बात ट्रू है। तो अगर लिखा हो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में भी आ सकता है क्या, तो जवाब है नहीं, इट कैन ओनली बी पास इन लोकसभा, और आपका जो लोकसभा का रूल है 198 उसके थ्रू, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसा थोड़ा है कि कल को शशि थरूर साहब चाहें तो वो आके कहें कि भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन करो, या कोई भी एक बंदा आए और वो अपनी पर्सनल ग्रजेस के लिए कह दे कि नहीं भाई हमें तो सरकार पसंद नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आओ। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए ना आपको मिनिमम 50 मेंबर्स का रजामंदी चाहिए। कितने की? 50, मिनिमम 50 मेंबर अगर इस मोशन को एक्सेप्ट करके रखेंगे सामने स्पीकर ऑफ लोकसभा, तब ये चीजें आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। If not, then the motion fails. Before 10 AM, any member may provide written notice. The motion of, पढ़ देता हूं मैं, there should be a minimum of 50 members to accept the motion. If not, then the motion fails. ठीक है? The motion of no confidence is read by the speaker within the house and ask all those favoring the motion to rise. अब ये इसमें अपने अपने तरीके हो सकते हैं, वो वॉइस के थ्रू भी कह सकते हैं, खड़े होने को भी कह सकते हैं, या फिर जो भी तरीका उस समय वो प्रिस्क्राइब करें। अगर 50 MPs फेवर में हैं, स्पीकर कुड अलॉट अ डेट फॉर डिस्कसिंग द मोशन। अगर मिनिमम 50 लोगों ने हाँ कर दी तो ये नहीं कि पास हो गया, तब इस पे सीरियसनेस इसकी समझी जाएगी और फिर एक डेट अनाउंस होगा कि इस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरा का पूरा होगा, ठीक है। पर ये उस दिन के 10 ही दिन में होना चाहिए। इस पे देखो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, ट्रू फॉल्स वाले ही बन सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, पूछ लिया कि 50 MPs ने हाँ कर दी तो कितने दिन के अंदर करना है, तो 10 दिन। ये सब चीजें ही हैं, आपको समझना होगा। और कोई भी टॉपिक पढ़ो उसमें दिमाग में लाएगा लो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो जरूर पढ़ना है, ठीक है। फिर द मोशन इज पुट टू वोट एंड कैन बी कंडक्टेड थ्रू वॉइस वोट, डिवीजन ऑफ वोट्स। और जैसा मैंने आपको बताया, इफ द गवर्नमेंट हैज अ कॉन्फिडेंस मोशन और इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी, देन द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, ठीक है। ये क्लियर हुआ? इतना कोई डाउट इतने में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा डाउट वाली कोई चीज नहीं है। अब कुछ कंडीशंस भी हैं रिलेटेड टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आ सकता है, आपका राज्यसभा में नहीं आ सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नहीं जा सकता है। स्टेट्स में भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, कहीं कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कंफ्यूज नहीं होना। चलो मेरा आज का क्विज का क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना भारत के कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। No confidence motion is moved against the entire council of ministers and not individual minister or private members. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कल को अगर ऐसे लिख दिया कि हमसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अगेंस्ट में करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, या फला मिनिस्ट्री, अभी रेलवे में इंसिडेंट हुआ है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो मंत्री हैं हम उनके अगेंस्ट में करेंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट में हो सकता है। ये चीज आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है, अराइव्ड एट कॉन्सेंसस ऑन टाइज इन बाली चाइना। ये देखो कोई अभी रिसेंट मीट नहीं हुई है जिसका ये आर्टिकल निकला हुआ है। एक्चुअली एक पुराना किस्सा है जो अभी जो दोनों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर या कोई हैं जो बता रहे हैं कि उस समय कंसेंसस निकला था कि दोनों ही कंट्री में पीस मेंटेन रखेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है कुछ भी, चाहो तो रीड कर लेना, बट ऐसा नहीं है कि ये अभी कुछ रिलेवेंट है इसका। अब है यहाँ पे एक न्यूज, फॉर्मर मिनिस्टर गोपाल कांडा एक्विटेड इन गीतिका शर्मा केस। देखो ये केस क्या था, एक्चुअली गीतिका शर्मा जो है एक एयर होस्टेस थी और ये गोपाल कांडा एक पॉलिटिशियन है, इनके ऊपर और इनके एक एलाई हैं उनके ऊपर चार्जेस ये लगे थे। गीतिका शर्मा ने सुसाइड किया था और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इनका नाम लिखा था कि इन्होंने मुझे हरेस किया है इसलिए मैंने किया है। तब से इनके ऊपर केस चल रहा था, बट वही लटका हुआ था मामला और फाइनली अब ये बरी हो गए हैं। और ये जान के बहुत ताज्जुब होगा कि गीतिका शर्मा की मदर ने भी 6 महीने बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी और इन्हीं का नाम उन्होंने भी लिया था कि ये हरेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो
तो ये न्यूज़ थी एग्जाम का, यहाँ भी कोई पर्सपेक्टिव नहीं है बट पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल है, ड्रॉन फ्रॉम गिग वर्कर्स स्ट्रगल्स ह्यूज इन राजस्थान, और कल भी एक टेक्स्ट वाले पेज पे आया था ये आर्टिकल कि राजस्थान की सरकार ने अभी एक जो है ना गिग वर्कर्स के लिए लॉ लाया है। तो वो क्या है, देखो भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाता है राजस्थान जिन्होंने गिग वर्कर्स को लेके कोई लॉ लाया है, तो ये पहली चीज तो आपके बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, हु आर गिग वर्कर्स समझते हैं और पूरा इस लॉ को भी समझते हैं और अच्छे से इसको नोट्स में भी डाल लेना, इंपॉर्टेंट भी है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड और गिग वर्कर्स कंसिस्ट ऑफ इनकम अर्निंग एक्टिविटीज आउटसाइड द स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयर, ये वो चलो हटाओ। गिग वर्कर्स लेमन लैंग्वेज में समझते हैं भाई, ये वो बंदे होते हैं जिनका काम ना एक तो पहले स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता है। जब मोबाइल ऑन किया, जितना देर इन्होंने काम किया, ओला का ऐप ऑन किया, उतने समय की इनकी पेमेंट है, ठीक है। तो ये पहली लेमन लैंग्वेज में समझने वाली बात थी। अ गिग इकोनॉमी इज अ लेबर मार्केट दैट रिलाइज हेविली ऑन टेम्परेरी एंड पार्ट टाइम पोजीशंस filed by independent contractors and freelancer rather than full time permanent employees। ये गिग वर्कर्स का जो कॉन्सेप्ट है या ये जो वर्ड है ना गिग इकोनॉमी, ये कहाँ से आया है? आपने हॉलीवुड में सुना होगा गिग परफॉर्म कर रहे हैं, गिग परफॉर्म कर रहे हैं। गिग का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म एक छोटा सा प्ले या शॉर्ट टर्म छोटा सा एक इवेंट कर रहे हैं, तो वहीं से गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट या फिर गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स हम सुनते हैं। अभी कपिल शर्मा की एक मूवी आई थी जुगाटो, तो वो भी इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। अब थोड़ा सा समझते हैं कि राजस्थान की सरकार ने ये जो बिल लाया है इसमें क्या ऐसी चीज करी है कि ये काफी ज्यादा प्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात होगी हमारे लिए कि राजस्थान की सरकार ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इनको बहुत प्रेज मिल रहा है। प्लस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ना कि भाई क्या हुआ है इस बिल के अंदर, क्या क्या चीजें हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले देखो वेलफेयर बोर्ड की बात करी है, तो इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि वेलफेयर बोर्ड लाया जाएगा, ठीक है, और वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। अब वेलफेयर बोर्ड में कौन कौन होगा? सबसे पहले तो होंगे एग्रीगेटर। हु इज एग्रीगेटर? जैसे कोई कंपनी है, ओला है, उबर है, तो दे आर क्या? एग्रीगेटर। तो वो होंगे, उनके मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। या फिर प्राइमरी एम्प्लॉयर, जैसे ब्लिंकिट में कोई बंदा काम कर रहा है, तो दोनों ही एक ही मतलब है। एग्रीगेटर मतलब जैसे ओला उबर के लिए यूज हो रहा है, प्राइमरी एम्प्लॉयर मतलब ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, इनके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। फिर सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, ठीक। फिर गिग वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, प्लस गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीगेटर या प्राइमरी, आप ऐसे समझ लो, ओला उबर के रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और गिग एम्प्लॉयर्स के, गिग वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इस पूरे के पूरे बोर्ड में बंदे रहेंगे, ठीक है। क्या काम रहेगा इनका? पॉलिसी क्रिएट करने का। पॉलिसी गिग वर्कर्स के लिए क्रिएट करने की, ऐसा नहीं कि पॉलिसी वुमेन्स के लिए, नहीं, गिग वर्कर्स के लिए बन रहा है ना, तो इन्हीं के लिए पॉलिसीज क्रिएट करना, रूल्स रेगुलेशन क्रिएट करना, इनके बेनिफिट के लिए ये इनका प्राइमरी फोकस रहने वाला है, प्राइमरी वर्क रहने वाला है। इसके बाद एक वेलफेयर फंड बनाने की बात हो रही है। वेलफेयर फंड किसके लिए यूज में आएगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, ये गिग वर्कर्स के ही मदद में यूज किया जाएगा। इन्हीं के लिए वेलफेयर बोर्ड बन रहा है, इन्हीं के लिए वेलफेयर फंड बन रहा है। अब यहां पे ये वेलफेयर फंड कैसे इकट्ठा होगा ये देखने वाली बात है, याद कर लेना। हर ट्रांजेक्शन, जैसे आप 10 रुपए का सामान मंगा रहे हो, ठीक है, आपने ब्लिंकी से 10 रुपए का सामान मंगाया, तो उस पे 1% या 2%, मैक्सिमम 2% लग सकता है, मिनिमम 1% लग सकता है, ये इन्होंने घोषणा करी है। इतने का सेस लगेगा। सेस क्या होता है? सेस इज टैक्स के ऊपर टैक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेस इज क्या? टैक्स के ऊपर टैक्स। जो भी आप टैक्स लगाते हो, जो भी आप टैक्स सरकार को देते हो, सरकार कभी कभी उस पर सेस इशू कर देती है, सेस लगा देती है। सेस हमेशा किसी कॉज के लिए होता है। जैसे मुझे लास्ट टाइम याद है, एक बार शुगर, जो गन्ना उगाने वाले किसान थे, उनके लिए सेस लगाया गया था शुगर के ऊपर। तो इस तरीके से सरकार समय समय पे करती है। तो सेस इज नथिंग एल्स इज टैक्स ऑन टैक्स फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे उसका 1 से 2% सेस लगेगा वेलफेयर फंड में, प्लस गिग वर्कर्स को भी कुछ इसका परसेंटेज पे करना पड़ेगा। तो गिग वर्कर्स इस पे लेकिन थोड़ा सा अगेंस्ट में है कि आप एग्रीगेटर से लो, आप जनता से लो, आप हमसे क्यों ले रहे हो। तो ये है पूरा का पूरा मेन थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट। फिर से समझ लेते हैं, वेलफेयर बोर्ड बनेगा, ये बंदे रहेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, वेलफेयर फंड रहेगा, 1 से 2% का सेस लगाएगा जिससे वेलफेयर फंड इकट्ठा होगा।
इसके अलावा एक यूनिक आईडी बनाने की बात हो रही है। ये जो लिखा हुआ है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनिक आईडी मतलब एक बोर्ड के पास जो भी बंदा राजस्थान में काम करेगा एज ए गिग वर्कर्स, उसका एक यूनिक आईडी होगी जिससे उसका पूरा डिटेल जब चाहे तब निकाला जा सकता है। इससे उसकी इंश्योरेंस और इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो वो सब भी चीज़ें इनकलकुलेट करने के लिए करेंगे। प्लस जो वेलफेयर बोर्ड रहेगा इसके पास पनिशमेंट देने की भी पावर रहेगी अगर एग्रीगेटर्स या कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता है जो गिग वर्कर्स के लिए है। ठीक है, इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर आपका बिल। तो राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023। मेरे मुंह से बार बार बिल इसलिए निकल रहा है क्योंकि पहले बिल ही था, अभी ये 2 दिन 3 दिन पहले ही पास हुआ है, तो ये अब एक्ट बन चुका है। पता ही है आपको, जब कोई ढांचा बनता है तो उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट बिल, फिर वो बिल होता है, फिर जब वो पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट से तो उसको एक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो मतलब जब साइन भी हो जाता है जैसे स्टेट में गवर्नर की और पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की, तो वो एक्ट बन के निकल जाता है। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। इसका नाम जो है वो है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023। सिर्फ इसको हम अगर एक राजस्थान भी ना बोलें तो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट है ये। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप कहोगे कि सही आप एक्ट का नाम क्यों बता रहे हो। देखो होता क्या है ना, हम पहले चीजों को मजाक में लेते हैं, पर ऐसी 4 ऑप्शन आ जाएंगे और किसी में सब में प्लेटफॉर्म लिखा होगा, बस 1-2 शब्द ऊपर नीचे कर देंगे, पूछेंगे कौन सा एक्ट पास हुआ है, देखते देखते रह जाओगे। इसीलिए ये चीजें आ जाती हैं एग्जाम में, तो इसीलिए इसको ढंग से समझ लेते हैं। प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स, फिर कोमा है, रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट। ठीक है, ये नोट कर लेना एज इट इज। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट में हमने एक आर्टिकल देखना है, वो ये देखना है कि अभी आपको पता है 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक टॉर्च जो डिजाइन करी है वो सामने रख दी गई है। ये टॉर्च जो है ये बनाई गई है किसके द्वारा, फ्रेंचमैन मैथ्यू, पूरा नाम जान भी ना जानो तब भी चलेगा, इनके द्वारा ये बनाई गई है। इस टॉर्च की विशेषता क्या है, रिसाइकल मटेरियल से बनी है। ठीक है, और ऐसी कुछ नहीं तो आई थिंक जो है 2300 टॉर्च ये टोटल यूज करने वाले हैं। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 70 सेंटीमीटर टॉल है और 1.5 kg की है एक टॉर्च। तो दिस इज अबाउट आज का हमारा सेशन। आज हमने 2-3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट देखे हैं। एक हमने गिग वर्कर्स वाला पूरा देखा, एक ये टॉर्च वाली चीज़ देख ली है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है इसके बारे में जाना, देन थोड़ा सा कारगिल दिवस के बारे में भी देखा। एंड विश यू ऑल हैप्पी कारगिल दिवस, एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अप्लाई करते रहो, डू लाइक द वीडियो, क्योंकि देखो हम लोगों को मोटिवेशन वहीं से आता है और वहीं से पता पड़ता है कि आपके क्या रिव्यूज़ हैं। एंड कमेंट करके अपने रिव्यूज़ भी दिया करो, जिससे अगर कुछ आपके फीडबैक्स हो तो वो इंक्लूड किया जाए एंड चीज़ों को और बेटर किया जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।